वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्पेन एक ऊंची इमारत जिसके टॉप फ्लोर पर का माहौल बहुत अलग था। एक शख्स हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहा था। प्लीज फॉरगिव मी, इट्स नॉट माय फॉल्ट प्लीज सर। उसके सामने एक शख्स खड़ा था जिसने मैरून कलर का टेक्सट पहना हुआ था और उसके एक साइड गोल्ड ब्रूस था। हाथों में ब्रांडेड घड़ी थी और पैर में ब्लैक शाइनी शूज। उस शख्स की ओशन ब्लू आइज अपने कदमों में झुके बैठे शख्स पर थी। उस नीली आंखों वाले शख्स की हाइट 6 फीट 1 इंच थी। वे एक बेहतर पर्सनालिटी के साथ कठोर वजूद वाले उस शख्स की आंखों में नशा सा झलक रहा था, जीत की लत का नशा। वो नीचे पड़ा शख्स बेहद डरा हुआ था, इसलिए नहीं कि उसने गलती नहीं की, बल्कि इसलिए कि उसकी गलती उस शख्स की लत के बीच में आ गई। उसकी वजह से पहली बार वे शख्स हार सकता था जो उसे हरगिज मंजूर नहीं था। जब किसी की लत हो और वे खुद से दूर जाने वाला हो तो इंसान पागल हो जाता है। उस पागलपन में जाने कितने ही बर्बाद हो जाता है। ऐसे एक पागलपन में अब ये इंसान भी बर्बाद होने वाला था। आई डिड नॉट मेक द बिग मिस्टेक प्लीज सो फॉरगिव मी। उस नीली आंखों वाले शख्स ने सुनकर अपने मुंह से लगी सिगरेट को जमीन पर फेंका और अपने जूतों के नीचे मसलते हुए धीरे से भरी आवाज में कहा, बट ए मिस्टेक हैज बीन मेड। तभी ने उस नीली आंखों वाले शख्स के पीछे खड़े 2 गार्ड ने उस शख्स को दूसरी बिल्डिंग से नीचे लटका दिया। अब वह शख्स अपने दोनों हाथों को सहारे नीचे लटक रहा था और बार बार माफी मांग रहा था, मगर वहां किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। नीचे लटका हुआ शख्स कभी नीचे देखता तो कभी ऊपर। वो बहुत डरा हुआ था और खुद को बचाने के लिए ऊपर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। इसी कोशिश में उसका एक हाथ छूट जाता है। अब वे सिर्फ एक हाथ के सहारे लटका हुआ था। वो शख्स फिर से पकड़ने को होता है, तभी उसे एक जोड़ी ब्लैक शूज दिखाई देते हैं। वे डरते हुए ऊपर देखता है, फिर वही नीली आंखों वाला शख्स था। वो उस दूसरे शख्स के हाथ पर अपना जूता रखकर रगड़ने लगता है। वो लटका हुआ शख्स चीखने लगा और फिर उसका भी हाथ भी छूट गया। वो शख्स चीखते हुए उस ऊंची इमारत से नीचे खड़ी एक कार पर आ गिरा और वहीं मर गया। आसपास भीड़ लग गई, सब उस शख्स को देखने लगे। वहीं ऊपर खड़ा नीली आंखों वाला शख्स आंखों पर गोगल लगाते हुए अपनी धीमी और गहरी आवाज में बोला, गुड बाय जॉर्ज। फिर उस तरफ चला गया जहां एक और चौपर खड़ा था जिस पर एम का लोगो था। उसके पीछे सारे गार्ड भी वहां से पीछे हटने लगे। कुछ देर बाद वे चौपर आसमान में उड़ गया और न जाने कहाँ गायब हो गया। 1 महीने बाद मुंबई सिटी, सुबह का वक्त, शिव मंदिर और घंटों की आवाजों के बीच एक लड़की शिव की मूर्ति के सामने हाथ जोड़े खड़ी थी। रेड कलर के फ्रॉक सूट में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी बड़ी बड़ी आंखें इस वक्त बंद थी, होठों पर एक प्यारी सी मुस्कान। कुछ देर बाद वो आंखें खोलकर शिव की मूर्ति को आखिरी बार देखा, फिर मंदिर से बाहर आ गई। अब ये भी मंदिर से बाहर आ ही थी। दूर खड़ा एक लड़का उस लड़की के पास और बोला, माही दी, अब चले यहाँ। हाँ चल शुभ। यह थी माहिया दास, उसके छोटे भाई शुभम दास। माँ एक मिडिल क्लास परिवार से आती थी, सीधी सादी और सादगी से भरी एक बंगाली लड़की थी वे। उसका भाई शुभम उसके बेटे की तरह था, जिससे वे बहुत प्यार करती थी। शुभ और माही घर की तरफ ही आ रहे थे, तभी कई सारी ब्लैक कार ने आकर उन दोनों को घेर लिया। शुभ और माहिया हैरान और नासमझी से उन गाड़ियों को देख रहे थे जो उसके आसपास आकर रुकी थी। उन गाड़ियों की वजह से उन दोनों को जाने का रास्ता ब्लॉक हो गया था। कुछ देर बाद उन सभी कार में से कई सारे बाउंसर बाहर आए, जिन्होंने वेल ट्रेंड और एक ड्रेस कोड की डिजाइन से की हुई ड्रेस पहनी थी। देख कर ये पता लगाया जा सकता था कि ये मामूली तो बिल्कुल भी नहीं है, या फिर उनकी सोच से भी ज्यादा अलग है। इनमें से एक बाउंसर ने माही को आकर पकड़ लिया और शुभ से अलग कर दिया। शुभ उस बाउंसर को ऐसा करते देख गुस्से से उसका हाथ माही के हाथ से छुड़ाने लगा और बोला, छोड़ो मेरी दी को, कौन हो तुम लोग। मगर उस बाउंसर के सामने शुभ की ताकत कुछ भी नहीं थी। जब शुभ को लगा कि वह माहिया को नहीं छोड़ रहा है तो उसने मारना शुरू कर दिया। तभी एक बाउंसर पीछे से आया और उसने शुभ को धक्का देकर उसके मुंह पर एक पंच मार दिया। ये देखकर माहिया चीख पड़ी। शुभ को वो खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगी, मगर बाउंसर ने उसे इतना कसकर पकड़ रखा था कि माही हिल तक नहीं पा रही थी। वो दूसरा बाउंसर शुभ को पीटने लगा और फिर एक मैसेज की ट्यून सुनकर वह रुक गया। उसने अपना फोन चेक किया और माहिया को पकड़े हुए बाउंसर को कुछ इशारा किया, जिस पर उस बाउंसर ने उसका हाथ छोड़ दिया। माहिया जल्दी से शुभ के पास आ गई। उसको बहुत चोट आई थी। माहिया ने उसे अच्छे से पकड़ा और उसकी चोट को देखने लगी। शुभ भी अब तक संभल चुका था। तभी एक बाउंसर शुभ को देखते हुए बोला, आगे से हमारी मैडम से दूर रहना। ईसा मीरानी है वो, मीरानी फैमिली की बेटी। तुम जैसे मिडिल क्लास लड़के से कभी प्यार नहीं करेगी। माही तो जैसे ये सब सुनकर चौंक गई। वो उन बाउंसर को हैरानी से देख रही थी, लेकिन फिर शुभ को देखकर उसे उठाने लगी। सारे बाउंसर उन्हें इसी हालत में छोड़कर चले गए। माही ने शुभ को उठाया और अपनी परेशान भरी रोनी आवाज में कहा, घर चलते हैं। वे दोनों एक ऑटो पकड़कर घर आ गए। शांति कुछ नाम भी नहीं पलट हमारे घर के आगे एक ऑटो रुकी। माही शुभ को लेकर घर आई तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत मिल गई। वसुंधरा दास, माही और शुभ की दादी, जो शुभ की चोट को देखकर बोली, माही शुभ को इतनी चोट कैसे लगी। उनकी बात सुनकर माही और शुभ एक दूसरे को देखने लगे। फिर माही बोली, कुछ नहीं दादी माँ, वे शुभ मंदिर की सीढ़ियों से फिसल गया था। माही की बात सुनकर दादी शुभ से बोली, ठीक से चला करो बेटा, ध्यान कहाँ रखते हो अपना। इस पर शुभ हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, जी दादी ख्याल रखूंगा। दादी उन दोनों को घर के अंदर लेकर आई और तभी शुभ से बोली, तू जाकर आराम कर।
मैं फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आती हूँ। सुबह अपने कमरे में बैठा था और माही उसके पास बैठी उसके चोटों पर मरहम लगा रही थी। कुछ देर बाद उसने फर्स्ट एड को पेड़ के दूसरी तरफ रखा। फिर एक गहरी सांस लेकर वो उससे बोले, मुझे सच बताओ सुब, वो लोग तुम्हारे पास क्यों आए थे? सुब ने बेबसी से अपनी बहन को देखा और कहा, मैं ईसा मीरानी से प्यार करता हूँ। दी मुझे नहीं पता था कि वे भी मुझसे प्यार करती हैं, मगर आज ये सब सुनकर माही सब समझ गई। उसने कुछ सोचा और कहा, सुबह कुछ वक्त के लिए तुम ये सब भूल जाओ, तुम फिक्र मत करो, मैं दादू से बात करूंगी और वो हम दोनों जाएंगे ईसा के घर। शायद उन्हें कोई गलतफहमी हुई है। सुबह खुश होते हुए माही के गले लग गया और बोला, थैंक यू सो मच दी, मैं जानता था कि आप मुझे जरूर समझेगी। माही ने प्यार से उसके गालों पर हाथ फेरा, फिर कहा, भला अच्छा अब तुम आराम करो, मैं दादी से पूछ के आती हूँ कि दादू कब आ रहे हैं। वैसे वही सीढ़ियों से नीचे आई जहाँ उसकी दादी बैठी थी। अपनी दादी से बोली, दादी दादू कब आएंगे? दादी बोली, पता नहीं, तुम तो जानती हो ना, जब भी वे वहाँ जाते हैं जल्दी नहीं आते। तुम बताओ, तुम्हें कुछ काम था? इस पर माही ना में सहलाकर बोली, नहीं दादी, जरूरी काम नहीं था। अच्छा दादी, मैं बेकरी शॉप पर जा रही हूँ। उसकी दादी उसके सिर पर हाथ फिराते हुए बोली, ठीक है। बेकरी शॉप पर माही अकेली थी। वह कुछ बेक कर रही थी, तभी उसके पास एक सर्वेंट आती है और कहती है, माही मैडम। माही पीछे की तरफ मुड़ी और एक मुस्कुराहट के साथ बोली, जी कहिए। वो सर्वेंट बोला, मैडम आज शॉप बंद है, हमें पता ही नहीं था, इसलिए हमने एक केक का ऑर्डर ले लिया। इस पर माही बोली, तो क्या हुआ, केक बनाना है? इस पर वे बोले, नहीं मैम, केक बेक नहीं करना, वह तो देकर आना है। मैं जाने वाली थी मगर मुझे अर्जेंट हॉस्पिटल जाना है, मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई है। तो क्या आप माही उसकी बात सुनकर बोली, जी मैं दे आऊंगी, मगर आगे से याद रखना, जिस दिन शॉप बंद हो उस दिन किसी का ऑर्डर मत लेना। इस पर वो सर्वेंट खुश होकर बोली, अब बिल्कुल मैं ध्यान रखूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। माही ऑटो से उस जगह पर पहुंच जाती है। ये बड़ी अजीब सी जगह थी, समुद्र किनारे पर एक फार्म हाउस और उसके आसपास कोई घर नहीं था। और माही ज्यादा ना सोचते हुए अंदर चली गई। पूरा फार्म हाउस अंधेरे में लिप्त था, क्योंकि खिड़कियों पर भी पर्दे पड़े थे। रोशनी आने लायक हर जगह पर बड़े बड़े भारी पर्दे पड़े थे, जिनसे सूरज की रोशनी का भेद कर आना पाना नामुमकिन था। यह फार्म हाउस अंदर से भी बहुत खूबसूरत था, यूनिक और कुछ अलग ही डिजाइन का था। माही जानते थे कि वहाँ पर रखी हर एक चीज बहुत कीमती थी, मगर माही ये नहीं जानते थे कि यहाँ रखी हर एक चीज की कीमत अरबों में थी। अंधेरे में भी वे उस जगह की खूबसूरती महसूस कर पा रही थी। झूमर की चमक उसे देखने में मदद जो कर रही थी। एक पल के लिए माही उन सब में खो गई थी। उसे होश ही नहीं लगा कि वे यहाँ एक ऑर्डर देने आई थी। तभी अचानक किसी ने माही का हाथ पकड़कर उसे खींचा और दीवार से लगा दिया। माही डर गई, वे दीवार से लगी हुई थी, उसकी आंखें बंद थी और सांसें तेजी से दौड़ रही थी। उस वक्त न जाने कहां से एक तेज हवा का झोंका आया, जिससे झूमर में हलचल पैदा हो गई। उस हलचल की वजह से एक शोर पैदा हुआ जो सुनने में अच्छा था। इसी आवाज से माही ने अपनी आंखें खोली और सामने देखा, जहाँ एक शख्स उसे पकड़े हुए खड़ा था। माही के एक हाथ की नाजुक कलाई उस शख्स के हाथों में गिरफ्तार थी और दूसरे हाथ की बाजू उस शख्स की उंगलियों में समाई हुई थी। अंधेरे की वजह से सामने खड़े शख्स की माही को शक्ल नहीं दिखाई दे रही थी, मगर इतना जरूर उसे पता चल रहा था कि वे शख्स उससे बेहद लंबा है। माही ने अपनी कलाई छुड़ाने की कोशिश की, मगर उस शख्स की पकड़ इतनी कसी हुई थी कि माही अपने एक उंगली तक हिला नहीं पा रही थी। वहीं सामने खड़ा शख्स उसकी हरकत को देख रहा था। उसकी नजर माही की आंखों पर थी, गहरे आए जिनमें वह शख्स अपना सब गुस्सा भूल गया था। माथे पर टहरी दर्द की शिकन भी वो आराम से देख पा रहा था। वहीं माही दर्द भरी आवाज में उस शख्स से बोली, छोड़े मुझे, मैं यहाँ केक का ऑर्डर देने आई थी। माही की मीठी आवाज ने उस शख्स पर खास असर नहीं पड़ा। वो उसकी आंखों में देखता हुआ उसकी कलाई को कसकर पकड़ लिया। माही की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी भरी आंखों से उस शख्स की तरफ देखा। अंधेरे में सिर्फ उस शख्स की नीली आंखें ही चमक रही थी। वह गहरी ओर गुरु आई थी। अचानक उस फार्म हाउस का डोर खुला और एक फ्लैश लाइट उन दोनों पर पड़ी। माही की आंखें कुछ वक्त के लिए बंद हो गई, तो वहीं उस शख्स की नजर उस तरफ चली गई। माही की आंखें खुली और एक झलक उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा। वहीं फार्म हाउस के एंट्री गेट से कई सारे लोग एक साथ अंदर आए। बहुत सारे रिपोर्टर थे और आते ही वे शुरू हो गए, सर ये लड़की कौन है और आपके फार्म हाउस में क्या कर रही है? सर आपकी शादी तो मिस सजना से होने वाली है, तो फिर ये कौन है? क्या आप उन्हें धोखा दे रहे हैं? अचानक रिपोर्टर के सवाल सुनकर माही घबरा गई और इस घबराहट में उसने उस शख्स के सीने में अपने चेहरे को दफन कर लिया। वह शख्स जो गुस्से से उन रिपोर्टर को देख रहा था, माही की सरकत से उसका सारा ध्यान माही पर आ गया। हालांकि उसकी आंखों में गुस्सा अब भी वैसा ही था, मगर एक चीज हुई थी, वे ये कि सारे रिपोर्टर उसकी आंखें देखकर ही खामोश हो चुके थे। इतनी शांति देखकर माही उस शख्स से अलग हुई और फिर एक घबराहट भरी आवाज़ों से झलकती नजरों से देखकर वहां से भाग गई। इधर उस शख्स का ध्यान तो सिर्फ उन दो आंखों पर ही रह गया था, वो गरे आई से जो आंसू से भरी थी। माही जब उसकी आंखों से झुल गई, तब जाकर उसने अपनी सर्द लाल आंखें उन रिपोर्टर की तरफ की। उस शख्स के दोनों हाथों की मुट्ठी भींची हुई थी। तभी वहां पर एक और शख्स आया। वो अंदर का माहौल देखकर एक पल के लिए हैरान रह गया, फिर फौरन हरकत में आया। यहाँ माही बाहर भागती हुई ऑटो में बैठ गई और वहां से चली गई। उसके चेहरे पर घबराहट थी।
इस हादसे के 15 दिन बाद बेकरी शॉप पर माही बिस्किट बेक कर रही थी। तभी वहां पर इस शॉप के ओनर आ गए, अनिकेत रोठी सेठी। उनकी इनकी बेकरी शॉप मुंबई में नंबर 1 थी। अनिकेत सेठी के पिता अरिहंत सेठी उत्तरांचल के टॉप बिजनेसमैन थे, जिनका सिक्का पूरे उत्तरांचल में चलता था। अनिकेत को उनके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए उसने मुंबई में अपने मामा की मदद से नई बेकरी शॉप खोली, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता था। अनिकेत माही के पास आया और बोला, माही तुम अभी तक यही कर रही हो, चलो हमें चलना है। माही हैरान होकर बोली, पर मैं पर कहा अनिकेत सर। इस पर अनिकेत मुस्कुराकर बोला, रोज कैसर। अनिकेत के मुंह से रोजे कैसर नाम सुनकर माही को सोचने लगी, ये नाम तो उसे सुना हुआ लगा। फिर उसे याद आया कि रोजे कैसल कोई मामूली जगह नहीं थी, यहाँ रहने वाले बेहद दयालु और मिस्टीरियस थे। खैर वे कुछ सोचते हुए बोली, पर हमें वहाँ क्यों जाना है? इस पर अनिकेत बोला, मेरे मामा की शादी है और मौसी की एंगेजमेंट है, इसलिए हमें वहाँ जाना है। माही हैरान होकर बोली, क्या अब शादी? माही का रिएक्शन देखकर वो तो अनिकेत हंसने लगा और बोला, इतना शॉक्ड होने की जरूरत नहीं है। मेरे मामा मुझसे कुछ साल ही बड़े हैं और मौसी तो मुझसे भी छोटी है। वो दरअसल मेरे नानू और छोटे नानू, जिनकी बेटी की शादी हो रही है, मेरे कजिन ब्रदर है। और मेरी मामा की शादी 18 साल की उम्र में हो गई थी। तब मेरे बड़े मामा, जिनकी शादी अभी हो रही है, वे सिर्फ 5 साल के थे। अनिकेत की बात सुनकर माही बोली, ओह अच्छा। तभी अनिकेत उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ खींचते हुए ले जाते हुए बोला, हाँ अब चलो भी। अनिकेत उसे जबरदस्ती लेकर बाहर चला गया। कुछ देर बाद वे दो रोज कैसल पहुंचे। माही तो देखती रह गई, वो बहुत खूबसूरत था। देखने वालों की आंखें उस पर हट नहीं सकती थी। आखिर वे था ही इतनी खूबसूरत। उसकी बनावट, उसके दूर तक फैला गार्डन, सब कुछ बेहद खूबसूरत नजर आ रहा था। माही उस कैसल को देखने में बिजी थी और अनिकेत उसे देखने में। माहिया एक बेहद खूबसूरत लड़की थी। उसके जैसी खूबसूरती अनिकेत ने आज से पहले कहीं नहीं देखी थी, और वे जितनी खूबसूरत थी उतनी ही सौम्य और समझदार थी। माही ने कैसल से अपनी नजर हटाकर अनिकेत से कहा, ये तो बहुत खूबसूरत है। अनिकेत ने उसे देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बहुत। अनिकेत को खुद को घूरता देख वही थोड़ी हिचकिचा गई। उसने अनिकेत से कहा, क्या हुआ सर? अनिकेत एकदम से होश में आया और बोला, नहीं कुछ नहीं, अंदर चलो। माही ने अंदर जाने के नाम से झिझकते हुए कहा, सर मैं नहीं जा सकती, आप जाइए। अनिकेत ने उसका हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती अंदर ले जाते हुए कहा, अरे इतना डरो मत, मेरे साथ चलो। अनिकेत माही को अंदर ले गया, जहाँ सभी थे। अनिकेत ने माही से कहा, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं। मेरी छोटी नानी छोटी सी हिटलर टाइप की है, लेकिन दिल की अच्छी है। लेकिन हाँ, एक शख्स के सामने तुम बिल्कुल मत आना। उसने माही को देखते हुए कहा, मेरे बड़े मामा, उन्हें अनजान लोगों से मिलना पसंद नहीं है। देखो उनके सामने आकर अगर तुमने कोई गलती कर दी तो तुम्हें कोई भी नहीं बचा सकता। वैसे तो वे तुम्हारे सामने कभी नहीं आएंगे, लेकिन अगर कभी आ जाए तो फौरन वहां से निकल जाना। अनिकेत की बात सुनकर माही ने हाँ में सिर हिला दिया। उसने घर के सभी लोगों को माही से मिलाया। वो सभी उससे मिलकर खुश थे। निर्मल मीरानी, जो कि देवराज मीरानी की बीवी थी, वो माही से मिलकर दूसरी तरफ चली गई। उन्होंने एक बार मुड़कर माही को देखा और अपने मन में बोली, काश कि मेरे बेटे की शादी तुमसे होती। फिर एक ठंडी सांस लेते हुए वहां से चली गई। अनिकेत ने माही को आदित्य और रुख से दोनों से मिलाया। वे माही के साथ घुल मिल गए थे। माही को उन दोनों को देखकर सुबह की याद आ रही थी। रोज के फोर्थ फ्लोर पर जहाँ कोई नहीं जाता था, इस फ्लोर पर सिर्फ घर के बड़े बेटे और बिजनेस किंग मृत्युंजय वीरानी का रास्ता फोर्थ फ्लोर के स्टडी रूम तक जाने की इजाजत थी। वे भी सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों को। वह ऐसा शख्स था जिसके सामने उसके घर वालों की भी नहीं चलती थी, या कहीं किसी की हिम्मत ही नहीं थी। उसके फैसले यहाँ पत्थर की लकीर की तरह था, जिसे कोई मिटा नहीं सकता था। स्टडी रूम सीढ़ियों के बिल्कुल पास ही था। वैसे तो पूरा कैसल ही कस्टम मेड था, लेकिन फोर्थ फ्लोर पर उसके साथ क्रिस्टल की भी बहुत सारी डिजाइन भी देखने को मिलती थी, इसलिए वह इस रोज कैसल का सबसे शानदार हिस्सा था। स्टडी रूम बेहद शांत माहौल, बिल्कुल उस शख्स की तरह जो बीच में अपनी चेयर पर बैठा था। ब्लू ओशन आई, जिसमें जीतने की लत साफ नजर आती थी। चौड़ा माथा और पतली नाक, उसकी लंबी और पतली उंगलियां अपने लैपटॉप के कीबोर्ड पर नाच रही थी। एक पैक सेफ से जिस पर पहनी हुई व्हाइट शर्ट उसकी बॉडी पर फिट थी, और हाथों में शर्ट के स्लीव कोहनी तक फोल्ड थी। कोहनी साथ ही उसकी बेंच इतनी शार्प थी कि किसी शख्स की पहली नजर में आ जाए। यह उसका सबसे अट्रैक्टिव पॉइंट था। मृत्युंजय ने सिर्फ वेस्ट पहना हुआ था और कोट चेयर पर पीछे पड़ा था। उसके शर्ट के कॉलर में दोनों तरफ ट्रायंगल शेप में 2 ब्रोच लगे थे, जिनका कलर तो गोल्डन था, और उसके बीच में डायमंड लगे थे, जिसे मृत्युंजय का एक जरूरी हिस्सा माना जाता था। कुछ देर बाद उसके कमरे में कोई एंटर करता है। वह शख्स भी दिखने में हैंडसम था। वह अंदर आते हुए ही बोला, मृत्युंजय ये तुम क्या कर रहे हो? भूल गए आज तुम्हारी शादी है। इस पर मृत्युंजय ने एक नजर भी उठाकर नहीं देखा। वह वैसे ही अपना काम करता रहा, मानो उसने सामने वाले की कोई बात ही ना सुनी हो। इस पर विमान, जो कि मृत्युंजय का जुड़वा भाई था, वो अपना सिर हिलाते हुए बोला, तुम ये शादी क्यों कर रहे हो? देखो मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम्हें संजना से प्यार नहीं है, वरना शादी के बाद भी तुम उसके रहने के लिए नीचे फ्लोर पर कमरा रेडी करने को नहीं कहते। तुमने तो उसे शादी से पहले ही अलग कर दिया, फिर भला क्यों कर रहे हो ये शादी? इस पर मृत्युंजय ने बिना उसकी तरफ देखे लेफ्ट हैंड
कीबोर्ड से हटा और साइड में रखी फाइल उठाकर विमान की तरफ फेंक दी। विमान ने उस फाइल को उठा लिया और उसे पढ़ने लगा। पूरी पढ़ने के बाद भी कुछ हैरान हुआ। उसने फाइल वहीं पर रख दी। तब मर्तेंजी की सर्द आवाज उसके कानों में सुनाई दी, शायद तुम्हारे सवाल खत्म हो चुके हैं। विमान ने उसे देखा और कहा, तुम आखिर इतना करना क्या चाहते हो? इस पर मर्त्युंजय सर्द आवाज में बोला, बेट। इस पर विमान बोला, लेकिन मगर। तभी मर्त्युंजय ने उस पर अपनी सर्द नजर डालते हुए उसे जाने का इशारा किया। विमान जानता था कि अब वो उसकी एक भी नहीं सुनेगा, इसलिए वह वहां से चला गया। विमान बाहर आकर बोला, इसकी ये लत यहाँ जाने कब छूटेगी? बिजनेस और जीत की लत ने इसे पागल बना दिया है। काश जिससे तेरी शादी हो रही है ना मृत्युंजय, वे भी तेरी लत बन जाए। विमान मृत्युंजय का जुड़वा भाई था जो सिर्फ सिर्फ 5 मिनट छोटा था। इधर नीचे माही सबसे मिलकर काफी खुश थे और बाकी सब भी उससे मिलकर खुश थे। मीरानी फैमिली, दादाजी आनंद मीरानी, दादी जी कावेरी मीरानी, इनके 3 बेटे थे, देवराज और निर्मल, उनकी बीवी, उनके 2 जुड़वा बेटे थे, मृत्युंजय और विमान, और एक बेटी थी ईशा, राजेंद्र और शालिनी। इनके 3 बेटे थे, शोभित, अक्षय और आदित्य, अशोक और पद्मा। उनके एक बेटा मनन और एक बेटी मिनी थी। अशोक मीरानी अपने छोटे बेटे मनन के साथ रानी खेत में रहते थे, जहाँ पर उनकी पुश्तैनी हवेली थी। उनमें से कोई भी इस सभा शादी में मौजूद नहीं था। अक्षय उससे बोला, वैसे माही जी, क्या आपका कोई बॉयफ्रेंड है? माही ने उसकी बात सुनकर उसकी तरफ देखा, जो बड़ी उम्मीद से उसे देख रहा था। फिर मुस्कुराकर नाम में से हिला दिया। अक्षय तो खुश होकर बोला, तो मेरे बारे में क्या ख्याल है? इस पर माही बोली, तुम तो बिल्कुल मेरे छोटे भाई जैसे हो। ये सुनकर अनिकेत और आदित्य को हंसी आ गई और वहीं अक्षय तो शौक होकर उसे देखने लगा। तो माही ने भी सबको हंसते देख मासूमियत से पूछा, क्या मैंने कुछ गलत कहा? इस पर अक्षय होश में आते हुए बोला, नहीं, बिल्कुल नहीं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। आज से मैं आपका भाई और आप मेरी बहन, कहकर वो मुस्कुरा दिया और माही भी मुस्कुरा दी। कुछ देर बाद माही आदित्य, अक्षय और निकेत के साथ पूरा घर घूम रही थी। तभी वे उस घर के एक दूसरे कोने में आ गई, जहाँ पूरी फैमिली मौजूद थी। सभी को बड़ा अजीब लगा। आदित्य अक्षय से बोला, यहाँ क्या हुआ है भाई? इस पर अक्षय बोला, पता नहीं, चलकर देखते हैं। उन तीनों के साथ माही भी वहाँ आ गई। सारे फैमिली मेंबर एक तरफ खड़े थे और सबके चेहरे पर परेशानी की लकीरें नजर आ रही थी। वहीं एक किंग साइज पर चेयर पर मृत्युंजय पैर के ऊपर पैर रखकर बैठा था। उसके ठीक सामने एक लड़का अपने दोनों घुटनों पर बैठा था। कई जगह पर उसके चोट लगी थी। उतना सब होने के बाद भी मृत्युंजय के चेहरे पर एक सिकन तक नहीं थी। वह सब कुछ बड़े आराम से देख रहा था। उस लड़की को देखकर माही की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। वो भागते हुए उस लड़के के पास बैठ गई और उसका चेहरा पकड़ते हुए घबराते हुए बोली, शुभ, ये तू क्या यहाँ क्या कर रहा है? माही को उस लड़के के पास भाग रहा देख घर की पूरी फैमिली हैरानी से देखने लगी थी। वहीं शुभ की बात सुनकर तो उसकी हैरानी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। दी, मैंने नहीं भगाया, मुझे नहीं पता। ऐसा कहा है? माही की आंखों में आंसू आ गए। वो उसे गले लगाते हुए अपनी बाहों में छुपा कर बोले, मैं जानती हूँ मेरा भाई सच कह रहा है। ये तुझे मेरे सामने सफाई देने की जरूरत नहीं है। मेरा भाई कभी झूठ बोल ही नहीं सकता। आदित्य से और बाकी की फैमिली को समझ ही नहीं आ रहा था कि ये सब देखकर कैसे रिएक्ट करे। इन सब में सिर्फ एक शख्स था जो माही और शुभ को गुस्से से घूर रहा था। इधर मर्तंजय माही को घूरने लगा। उसने उनका चेहरा देख लिया था और तब से उसकी नजर माही पर ही टिकी थी। उसकी सर्द नीली आंखें माही को देखते हुए गहरी हो चुकी थी और उसके जबड़े आपस में कस चुके थे। एक बाउंसर शुभ की तरफ उड़ा तो माही उसे गुस्से से बोली, वहीं रुक जाओ, अगर कोई मेरे भाई के पास आए तो अच्छा नहीं होगा। चेयर पर बैठा मर्तंजय बड़े ध्यान से माही को देख रहा था। उसकी आंखें सर्दी थी, वे बिल्कुल शांत था। तभी उसके पास एक सर्वेंट आया। वो विमान के पास आकर कुछ बोला, जिसे सुनकर विमान हैरान रह गया। वो मृत्युंजय के पास आया और उसके कान में कुछ कह दिया। मृत्युंजय ने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया। तभी उन दोनों के कानों में किसी के चीखने की आवाज आई, जहाँ एक शुभ उस बाउंसर पर चीखा था, क्योंकि उसने माही को जबरदस्ती पकड़कर दूर कर दिया, जिस वजह से माही के हाथ पर चोट लग गई थी। और यही वजह थी कि अब तक मैं ना मना शुभ शेर की तरह उस पर चीखने लगा। मृत्युंजय ये सब बड़ी ध्यान से देख रहा था। अचानक कुछ सोचकर उसके चेहरे पर बिल्कुल छोटी सी टेढ़ी मुस्कुराहट आ गई। वो अपनी चेयर से उठा और माही के पास आ गया। मृत्युंजय को देखकर सारे बाउंसर एक कदम दूर हो गए और सिर झुकाकर खड़े हो गए। माही और मृत्युंजय एक दूसरे को देख रहे थे। आज भी माही वैसे ही उसके सामने थी जैसे वे उससे पहली मुलाकात में मिली थी। भरी हुई आंखें, घबराई हुई सी उसे देख रही थी। वहीं बाकी के घर वाले हैरानी से मृत्युंजय को देख रहे थे। इधर मृत्युंजय ने उसके बाजू को पकड़ा और उसे अपने साथ लेकर चला गया। शुभ ने उनके पीछे जाने को हुआ तो एक बाउंसर ने उसे पकड़ लिया। इधर माही उससे खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। छोड़िए मुझे, मुझे दर्द हो रहा है। मृत्युंजय ने उसे कमरे में ले जाकर छोड़ दिया। माही लड़खड़ा गई, मगर उसने खुद को संभाल लिया। तभी वहां पर एक सर्वेंट आई, जिसके हाथ में एक थाल थी। उसमें शादी का जोड़ा रखा हुआ था। उस सर्वेंट ने उस थाल को बेड पर रख दिया और वहां से चले गई। मृत्युंजय एक एक कदम लेकर माही की तरफ बढ़ने लगा और माही घबराते हुए पीछे होने लगी। मगर तभी मृत्युंजय उसका एक हाथ पकड़कर उसे अपने करीब खींच लिया और अपनी सर्द और गुस्से भरी आवाज में बोला, इस जोड़े को पहन कर आओ अभी। मृत्युंजय की बात सुनकर माही हैरानी घबराहट से बोली, क्यों? इस पर मृत्युंजय उसके हाथ को कसकर पकड़ते हुए सर्द और धीमी आवाज में बोला, क्योंकि तुम्हारी शादी है मेरे साथ। ये सुनकर माही हैरानी से उसे देखने लगी। मृत्युंजय बेबाक था। माही गुस्से से बोली, आपका दिमाग तो ठीक है, मैं आपसे शादी नहीं करूंगी, जाने दीजिए मुझे। वो अपना हाथ छुड़ाकर
वहां से जाने लगी, मगर तभी मृत्युंजय ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे पीछे की तरफ मोड़कर उसकी कमर से लगाते हुए बोला, शादी तुम्हें करनी पड़ेगी। माही ने दर्द से अपनी आंखें भींच ली। वो उसकी पकड़ से हाथ छुटाना तो दूर, वो खुद भी नहीं निकल पा रही थी। उसने अपना सिर उठाकर उसे देखा और झिलमिलाती आंखों के साथ उसे देखते हुए कहा, ये क्या जबरदस्ती है इस पर। मृत्युंजय गुस्से भरी धीमी आवाज में बोला, सही कहा, ये जबरदस्ती है। शादी तो तुम ही करोगी। अगर जल्दी तैयार होती हो तो ठीक, वरना तुम्हारी देरी की सजा तुम्हारा भाई भुगतेगा। मृत्युंजय की धमकी सुनकर माहिया सहम गई। वो आंसू के साथ बोले, नहीं, मेरे भाई को छोड़ दीजिए। वे नहीं जानता कि आपकी बहन कहाँ है। प्लीज हमें छोड़ दीजिए। मृत्युंजय पर माही के रोने और गिड़गिड़ाने का कुछ खास असर नहीं पड़ा। वो अपना पहले वाला लहजा बरकरार करते हुए बोला, तुम्हारा भाई तब छूटेगा जब तुम मेरी कैद में आओगे। फिर उसने थाल में सजे लाल जोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा, इसे पहनो और तैयार हो जाओ। इतना कहकर वो वहां से जाने लगा। फिर रुक कर बोला, अगर 5 मिनट में बाहर नहीं आई तो मैं अंदर आ जाऊंगा, फिर चाहे तुम किसी भी हालत में क्यों न हो। माही उसे अपनी आंसू भरी आंखों से चाहता देखती रही और फिर बेजान से नीचे बैठकर रोने लगी। जब उसे मृत्युंजय की बात याद आ गई तो उठकर जोर शादी के जोड़े को उठाने लगी, जो गहरे लाल और गोल्डन कलर का था। यह उनका खानदानी जोड़ा था। माही ऐसे सकते हुए तैयार होने लगी। ठीक 5 मिनट बाद ही डोर खुला। माही इस वक्त अपने ब्लाउज की डोरियां बंद कर रही थी, जो सन हो ही नहीं रहा था। अचानक गेट खोलने की आवाज सुनकर वे चिढ़ गई और पीछे मुड़कर मृत्युंजय को देखने लगी, जो अपनी लाल आंखों से उसे देख रहा था। वह उसके पास आया और डोरियों को बंद करने लगा। माहिया उसके छूने से डर से कांप रही थी और मृत्युंजय ने उसकी डोरियों को कसकर खींच दिया, जिस वजह से माहिया ने सिसकते हुए आंखें बंद कर ली। मृत्युंजय ने उसके चेहरे को दुपट्टे से ढक दिया और फिर उसका हाथ पकड़कर उसे अपने साथ नीचे ले जाने लगा, गार्डन की तरफ, जहाँ बीचों बीच मंडप लगा था। वहां पर माहिया भी आई हुई थी। वैसे भी रोज कैसल में आने का मौका कोई भी नहीं गंवाना चाहता था। मृत्युंजय ने माही को लाकर मंडप में बैठा दिया और खुद उसके साइड में आकर बैठ गया। माहिया का चेहरा आंसुओं से भीगा हुआ था। उसे अपने परिवार की फिक्र हो रही थी। उसने आंसुओं से धुंधली होती आंखों से एक बार चारों तरफ घुमाया और कुछ लोगों पर जाकर रोक दिया। वे हैरान से उधर देखने लगी, जहाँ पर उसके दादाजी, दादी और भाई खड़ा था। माहिया उनके पास जाने को हुई, तभी मृत्युंजय ने उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। माहिया वापस बैठ गई। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, जिस वजह से 2-3 आंसू की बूंद उसकी आंखों से लुढ़क गालों पर आ गई। पंडित जी ने शादी के मंत्र पढ़ते हुए उन दोनों को फेरे लेने को कहा। मृत्युंजय ने माहिया को जबरदस्ती खड़ा किया और फेरे लेने लगा। 7 फेरे कंप्लीट करने के बाद पंडित जी ने मृत्युंजय को मंगलसूत्र की थाल को आगे करते हैं मृत्युंजय ने उसमें से मंगलसूत्र उठाते हुए माहिया के गले में बांध दिया। माहिया की आंखों से एक आंसू की बूंद गिरकर मृत्युंजय के हाथों पर गिर गई, मगर मृत्युंजय को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा। तभी पंडित जी उस में मांग में सिंदूर भरने को कहते हैं। मृत्युंजय एक चुटकी सिंदूर लेता है और उसे माहिया की मांग में भर देता है। माहिया के फेस के साथ उसकी नाक भी लाल हो जाती है। मृत्युंजय बिना किसी एक्सप्रेशन के बैठा था। वहीं माहिया के दादा दादी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यहाँ क्यों लाया गया है, और सब इन सब में माही को ढूंढने की कोशिश कर रहा था। उसके साथ आदित्य अक्सर और निकेत भी यही कर रहे थे। इधर जैसे ही पंडित जी शादी पूरी करते हैं, वैसे ही मृत्युंजय खुद से दूर खड़े एक शख्स को अपनी सच नजरों से देखता है। वे शख्स हाँ में इशारा करता है और सभी मेहमान और पंडित जी को वहां से बाहर भेज देता है। सबके जाने के बाद मृत्युंजय खड़ा होता है और माहिया को भी जबरदस्ती खड़ा करता है। सबको मृत्युंजय की ये हरकत अजीब लगती है। निर्मल मृत्युंजय से कहती है, जय क्या हुआ, सब ठीक है ना। इधर अनिकेत माहिया को सब जगह ढूंढ रहा था। वहीं सालिंदी जी मृत्युंजय से बोली, हाँ जय, और संजना तो ठीक है ना। संजना के पेरेंट्स भी जानना चाहते थे, इसलिए सभी मृत्युंजय की तरफ देख रहे थे। तभी उन सभी के कानों में मृत्युंजय की खतरनाक और सर्द आवाज पड़ी, ये संजना नहीं है। मृत्युंजय ने इतना कहकर उसने माही के सिर पर बुरा घूंघट उठा दिया। माही ने अपनी आंखें बंद कर ली। पूरी फैमिली माही को यहाँ देखकर सो उठती। उन्हें लगा था कि मृत्युंजय ने माही को बंद करके रखा है, मगर वे तो यहाँ थी। वही संजना के पेरेंट्स मुकुल सावंत और मेघा सावंत माही को गुस्से से घूरने लगे। मेघा आगे बढ़ी और माही को गुस्से भरी नजरों से देखते हुए बोली, कहाँ है मेरी बेटी, क्या कहा तुमने। उसके साथ अचानक किसी की तेज आवाज सुनकर माही सहम गई। वह पहले ही डरी हुई थी। मेघा ने गुस्से में माही पर हाथ उठा दिया, लेकिन इससे पहले कि थप्पड़ माही को लगता, मृत्युंजय ने माही को अपने करीब खींच लिया और उसे कसकर पकड़ लिया। माही ने अपना चेहरा उसके सीने में छुपा लिया। मेघा के साथ साथ पूरा परिवार अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मृत्युंजय को घूर रहा था। शायद पहली बार था कि मृत्युंजय किसी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। मेघा ने जब मृत्युंजय की तरफ देखा तो वे डर गई, क्योंकि उसकी नीली आंखें हद से ज्यादा सर्द और लाल थी और चेहरे पर गुस्सा छाया हुआ था। मानो अगर उन्होंने एक और बात बोली तो उनकी समाधि वे अभी ही बना देगा, और इसमें कोई शक नहीं कि मृत्युंजय ये कर सकता था। तभी वहां सालिनी जी की आवाज आई, जो मृत्युंजय से बोली, जय संजना की जगह ये लड़की क्या कर रही है। इस पर विवान आ गया तो बोला, संजना शादी से भाग गई चाची। फिर वह मेघा और मुकुल को देखते हुए अपने दांत पीसते हुए बोला, जब आपकी बेटी को शादी ही नहीं करनी थी तो पहले ही मना क्यों नहीं किया। पीछे खड़े सुबह दादा और दादी दोनों सौकड़े थे। वे इस बात को मान ही नहीं पा रहे थे कि माही की शादी हो गई, वे भी उन्हीं के सामने, और उन्हें इस बात की
महक तक नहीं लगी मुकुल और मेघा को तो झटका ही लग गया था जब उन्होंने सुना कि उनकी लड़की भाग गई। मुकुल मृत्युंजय के सामने हाथ जोड़कर बोले, नहीं मृत्युंजय, वे सच नहीं, मैं जानता हूँ अपनी बेटी को भाग नहीं सकती, वो तो प्यार करती थी तुमसे, जरूर इस लड़के ने है कुछ किया होगा। तभी कोई पीछे से मुकुल को ऐसा गुस्से से बोला, खबरदार, जो भी मेरी बहन के बारे में किसी ने उल्टा सीधा कहा तो वो ऐसा कभी नहीं कर सकती। वहीं माही ने जब शुभम की आवाज सुनी तो उसने मृत्युंजय के सीने से सिर हटाकर शुभम को देखा और उसकी तरफ दौड़ते हुए उसके गले लग के रोने लगी। मृत्युंजय ने जब माहिया को खुद से दूर जाते देखा तो उसकी आंखें और भी लाल हो गई, मानो उनमें खून सा उतर आया। अब क्यों ये तो वो खुद भी नहीं जानता था। सानी ने भी माहिया को गुस्से से घूर रही थी। वहीं मुकुल खुद से छोड़े लड़के के खुद से बदतमीजी करते देख गुस्से से बोले, तुम होते कौन हो मुझसे बहस करने वाले? ये तुम्हारी दो कौड़ी की लालची बहन ने मेरी बेटी को बहला फुसला कर भगाया ताकि खुद उसकी जगह बैठकर मृत्युंजय से शादी कर सके। पता नहीं कैसी लड़की, जरूर इस लड़की का पैसा। इससे आगे वे कुछ कहते मृत्युंजय उसकी गर्दन को पकड़ दिया। मुकुल जी तो हैरान से उसे देखते रह गए। वहीं मेघा और बाकी सब घर वाले भी सदमे में चले गए। मृत्युंजय अपनी मकड़ को कसते हुए अपनी बर्फ से सर्द आवाज में बोला, वो कोई दो कौड़ी की लड़की नहीं है, बल्कि मृत्युंजय मीरानी की बीवी है। मेरी इज्जत तेरी लड़की को भगाने की सजा तो मिलेगी, लेकिन अगर तू इन सबके बीच में आया तो तुझे भी चिंता दफन कर दूंगा। ये कहते हुए मृत्युंजय ने उसे छोड़ दिया। मुकुल खांसते हुए जमीन पर बैठ गए। मेघा ने उन्हें संभालने लगी। मुकुल माहिया को घूरते हुए वहां से चले गए, लेकिन उनके मन में माहिया और मृत्युंजय के लिए नफरत ने जन्म ले लिया था। उनके जाने के बाद शालिनी ने मृत्युंजय से कहा, जय, तुम किसी भी लड़की को मीरानी खानदान की बहू कैसे बना सकते हो? तभी सोचम हम जो इतनी देर से खड़ा सबकी बातें सुना था वे बोला, तो मत माने, मुझे भी अपनी बहन को यहाँ छोड़ने का कोई शौक नहीं है। शुभम की बात सुनकर माही उसे हैरानी से देखने लगी। वहीं मृत्युंजय ने अपने लाल होती है सर्द नजर शुभम पर डाली। उसने एक झटके के साथ माही को शुभम से दूर कर अपनी तरफ खींचा और घर के अंदर लेकर जाने लगा, जिसका साफ मतलब था कि माही कहीं नहीं जाएगी। शुभम गुस्से से पीछे बढ़ा ही था कि इतने में कर्णवीर ने उसे रोक लिया और कहा, चलो यहाँ से। शुभम इस पर शुभम उन्हें हैरानी से देखते हुए बोला, मगर दादाजी। इस पर दादाजी ने उसे कुछ भी कहने से रोक दिया और कहा, तुम्हारी बहन की शादी हो चुकी है। फिर वह देवराज जी के सामने जाकर हाथ जोड़कर बोला, हमारी बेटी का ख्याल रखेगा, वे बहुत मासूम है। इस पर देवराज उनके हाथ पकड़ते हुए बोले, ये आप क्या कर रहे हैं? आप हमसे बड़े और आपकी बेटी, अब हमारी बेटी, हम उसका ख्याल रखेंगे। दादाजी उनकी बातों पर हल्का सा मुस्कुरा दिया और वहां से चले गए। सानी भी गुस्से से अंदर चले गई। इधर आदित्य और अक्षय तो कब से खड़े समझने की कोशिश कर रहे थे कि आखिर हुआ क्या। उन दोनों की नजर जैसे ही अनिकेत पर गई तो वे बेबसी से उन्हें देखने लगे। वे दोनों ही जानते थे कि अनिकेत माही से प्यार करता था, मगर अब उनके खूंखार भाई की हो चुकी है, जहाँ से माही को लाना इम्पॉसिबल है। विमान अपने किसी अलग ही सोच में था, मगर उसे माही के लिए भी बुरा लग रहा था। रात का वक्त मृत्युंजय के कमरे में माही एक जगह पर सिकुड़ कर बैठी हुई थी। उसके आंसू एक पल के लिए भी रुके नहीं थे। उसे अपने भाई और फैमिली की याद आ रही थी। माही जिस कमरे में मौजूद थी वो बहुत बड़ा और आलीशान था। बेड के आसपास कुछ दूरी पर दो पिलर बने थे और बेड के सामने ही ग्लास विंडो के पास आमने सामने दो सोफे पड़े थे और बीच में एक टेबल रखी थी। उसके दूसरी तरफ दो सोफा चेयर पड़ी थी। माही ट्विलर से टिक कर बैठी हुई थी। उसका सिर उसके दोनों पैरों के बीच छुपा हुआ था। वे धीरे धीरे सिसक रही थी। तभी धड़ाम की आवाज के साथ किसी ने गेट खोला। माही चौंकते हुए अपनी जगह से खड़ी हो गई और दरवाजे पर देखने लगी। जहाँ मृत्युंजय खड़ा था उसके सामने उसका चेहरा लाल था और दोनों जबड़े कसे आपस में भींचे हुए थे। उसे देखकर तो यही लग रहा था कि अभी तक उसका गुस्सा 1% भी कम नहीं हुआ था। उसे देखकर माही की धड़कन तेज होती जा रही थी। मृत्युंजय दूसरी तरफ जाने को हुआ तभी माही सिसकते हुए बोली, मेरे भाई ने कुछ नहीं किया, वो कभी झूठ नहीं बोलता। माही की बात सुन मृत्युंजय की दोनों हाथों की मुट्ठी कस भींच गई। वो सर्द आवाज में माही को देखते हुए उसके पास आया। माही पिलर से लगी हुई थी, वे भी कांप रही थी। मृत्युंजय ने माही के एक हाथ को पकड़ा और उसकी कमर से लगा दिया। माही तेज आवाज के साथ चीख पड़ी। आह! उसके हाथों की चूड़ियां टूटकर जमीन पर गिर गई। मृत्युंजय ने एक बार फिर उसकी कलाई को ट्विस्ट किया। दर्द से माही की आंखें बंद हो गई। तभी मृत्युंजय धीमी और सख्त गुस्से भरी आवाज में बोला, मेरा गुस्सा मत बढ़ाओ, वरना इसका खामियाजा तुम्हारे भाई को भुगतना पड़ेगा। माही उसे आंसू भरी आंखों से देखने लगी। मृत्युंजय भी उसकी गहरी आंखों में देख रहा था। उसने माही का हाथ छोड़ा और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़ ली। माही ने कुछ कहना चाहा तो मृत्युंजय ने अपनी एक उंगली होठों पर रख दी, मगर एक अलग सा एहसास हुआ उसे। अब ये शादी का असर था या फिर कुछ और। मृत्युंजय धीरे धीरे उसकी तरफ झुकने लगा। उसने होठों पर रखी उंगली को होठों से सटाकर गाल पर रख दिया और उसके होठों को अपने कब्जे में ले लिया। ये पहली बार था जो मृत्युंजय किसी को किस कर रहा था। वहीं माही हैरानी से उसे देखने लगी। मृत्युंजय की तो आंखें बंद थी। उसका गुस्सा एक पल के लिए तो गायब ही हो गया। वे माही को किस करने में इतना खो गया कि उसे ये भी होश नहीं था कि माही को सांस लेने में प्रॉब्लम होने लगी है। माही अब उसे धक्का देकर खुद से दूर करने लगी तो मृत्युंजय ने उसकी कमर पर दबाव बनाकर उसे खुद के करीब कर लिया। दर्द की वजह से उसकी आंखें बंद हो गई और उसके गले में घुटकर रह गई। कुछ देर बाद उससे दूर हुआ तो माही गहरी सांस लेने लगी। मृत्युंजय की सर्द नजर अब भी उसके होठों पर ही थी जो गुलाबी हो चुके थे। तभी मृत्युंजय ने उसे छोड़ा तो माही लड़खड़ा गई। उसने गिरने से बचने के लिए मृत्युंजय का कोट पकड़ लिया, जिस वजह से
गले के 2-3 बटन टूटकर नीचे गिर गए। माही फिर से अलग होने को हुई तो मृत्युंजय ने माही की दोनों बाजुओं को पकड़ा और फिर ऐसे लगा दिया। फिर उसके भारी एक दुपट्टे को खींचकर निकाल दिया और उसे कमर से पकड़कर अपने करीब खेमने कर लिया और दोबारा उसके होठों पर अपना कब्जा जमा लिया। मृत्युंजय का दूसरा हाथ उसके ब्लाउज की डोरियों की तरफ था जिसे उसने एक झटके में तोड़ दिया। फिर बेड पर ले जाकर पटक दिया। धीरे धीरे उसके पास आकर गुस्से भरी आवाज में बोला, मेरी रेपुटेशन बर्बाद करना चाहती थी तुम, मगर बर्बादी क्या होती है अब तुम्हें पता चलेगा। ये मृत्युंजय उस दिन की बात कर रहा था जिस दिन माही उसके फार्म हाउस आई थी और उसके तुरंत बाद रिपोर्टर वहां गए थे। जबकि वे बहुत ही सिक्योर रह था वहां। वही माही उसे समझाने की कोशिश करते बोली, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं इस पर मर्तन जी उसके ऊपर आते हुए बोला, समझने का वक्त खत्म हो चुका है। इतना ही अगर उसने माया के होठों पर दोबारा अपनी गिरफ्त में लेकर लिया और उसके हाथों की उंगलियों को अपनी सख्त और मजबूत उंगलियों की गिरफ्त में ले लिया और बेड की तरफ पुश करने लगा। सुबह का वक्त। सुबह सुबह माही अकेले बेड पर सो रही थी। कमरे की हालत जो कुछ देर पहले इतनी खराब थी, जगह जगह सामान पड़ा था और बेड के दोनों तरफ कपड़े पड़े थे, वैसा कुछ नहीं था। कमरा बिल्कुल साफ था लेकिन बेड की हालत बिल्कुल ठीक नहीं थी। माही की टूटी हुई चूड़ियां खून से सनी हुई और सिमटी हुई बेडशीट पर उस पर बीचों बीच माही लेटी हुई थी। उसके कंधे तक पतला सा बिल्कुल महीन और बारीकदार सफेद रंग का ब्लैंकेट पड़ा था। माही का एक हाथ चेहरे के पास सिरहाने रखा था जिस पर जख्म के और उंगलियों के निशान थे। उसकी गर्दन पर लाल रंग के निशान थे जो किसी की शिद्दत को बखूबी दिखा रहे थे। माही की धीमे गर्म सांसें सबूत थे कि वे बहुत गहरी नींद सो रही है। शायद कुछ देर पहले ही सोई थी। कुछ देर बाद माही की आंखें खुली। उसने चारों तरफ देखा तो खुद को एक अनजान जगह पाकर वो जल्दी से उठ गई। इस जल्दबाजी में उसके मुंह से चीख निकल गई। उसने अपने दोनों हाथों को देखा जहाँ टूटने के निशान बने थे। ये सब देखकर माही की आंखों में आंसू आ गए। उसने ब्लैंकेट से खुद को कवर किया, फिर शावर में जाकर खड़ी हो गई। कुछ देर बाद माहिया रेडी होकर नीचे चली गई। उसने एक रेड कलर की लहंगा साड़ी पहनी थी जो थोड़ी हैवी थी क्योंकि उस पर सोने के तारकों से बहुत बारीक डिजाइन की गई थी। हालांकि माही उसे संभाल सकती थी। उसके माथे पर बिंदी और सिंदूर के साथ गले में मंगलसूत्र पहना हुआ था और हाथों में चूड़ियां, साथ ही कमर में पतला सा और मोर के डिजाइन का कमरबंद भी था। माही के आधे बाल पिनअप थे और बाकी के खुले थे। वे सीढ़ी से उतरते हुए हॉल में आई तब शालिनी जी पहले तो एक पल के लिए उसे देखती रह गई। फिर होश में आकर उससे बोली, तो आ गई तुम? इतनी देर से क्या कर रही थी? जानती नहीं हो कि अब तुम इस घर की बहू और तुम्हें अपनी पहली रस्म करनी है। चलो अब किचन में बहुत काम है। शालिनी जबरदस्ती माहिया को किचन में लेकर चली गई और उसे खाना बनाने को कहकर बाहर आ गई। फिर तिरछा मुस्कुराकर बोली, देखती हूँ तुम सिर्फ 1 घंटे में इतना सब कुछ कैसे बनाती हो। और वहां से चली गई। यहाँ माहिया ने साड़ी का पल्लू अपनी कमर में घुसाया। फिर काम में जुट गई। सबसे पहले उसने भोग का प्रसाद बनाया और उसे मंदिर की तरफ लेकर जाने लगी। वह मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर भगवान को भोग लगाने लगी। इस वक्त उसके चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कुराहट थी, मानो अपने सारे भगवान को देखकर वे भूल गई हो। ठीक उसी वक्त मृत्युंजय वहां आया जो रॉयल नवी ब्लू सूट में था और अंदर ब्लैक कलर की शर्ट पहनी हुई थी। उसके चेहरे पर हमेशा की तरह कोई भाव नहीं था। उसकी नीली आंखें कई राजों से भरी थी। वह फोन पर बात करते हुए आ रहा था। नीचे हॉल में आते हुए उसने फोन को अपनी जेब के हवाले कर दिया। तभी उसकी नजर मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी माहिया पर चली गई। वो लाल साड़ी में किसी अप्सरा से कम नहीं लग रही थी। मृत्युंजय इस बात से कभी इंकार नहीं कर सकता था कि माहिया की खूबसूरती उसे अट्रैक्ट करती थी। अभी वे उसकी नजर माहिया के नाजुक गुलाबी होठों पर बनी हुई थी। एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे अभी जाकर उन होठों को किस करने लगी। एक अलग फीलिंग डेवलप हो रही थी मर्तंजे के दिल में। उसकी नीली आंखों में एक जुनून सा होने लगा और ठीक उसी वक्त वहां विमान आ गया और हल्का सा खांस दिया ताकि मर्तंजे का ध्यान उस पर आ जाए। मर्तंजे ने उसे अपनी सर्द भरी तिरछी निगाहों से देखा, जैसे पूछ रहा हो कि वह यहाँ क्या कर रहा है। विमान मैं उसके सवालों को बखूबी समझ गया और बोला, मेरा छोड़ो, अपना बताओ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। इस पर मृत्युंजय ने कुछ नहीं कहा। वे वैसे ही माही को देखता रहा। विमान ने एक गहरी सांस लेकर बोला, देखो मृत्युंजय, तुम अपनी जीत और बिजनेस की लत में एक इनोसेंट लड़की की जिंदगी खराब कर रहे हो। जाने दो उसे यहाँ से। विमान की बात सुनकर मृत्युंजय ने अपनी गर्दन उसकी तरफ घुमाई और फिर उसकी आंखों में देखते हुए कहा, वो इनोसेंट लड़की मेरी और मेरी लत के बीच में आई है जिसका हर्जाना भुगते बिना यहाँ से नहीं जाएगी। इतना कहकर वो वहां से चला गया। तब विमान खुद से बोला, फिर तो मैं दुआ करूंगा कि ये लड़की तेरी लत बन जाए। तभी कुछ देर बाद खुद से बोला, तो ये मैं क्या कर रहा हूँ। वो मासूम इसकी लत उसे भी बर्बाद कर देगी। तभी पीछे से निर्मल जी आकर बोली, बर्बाद तो तब करेगी ना जब कुछ ऐसा होगा
विवान ने पीछे मुड़कर अपनी माँ को देखा और कहा, क्या मतलब मोम? इस पर निर्मल जी बोली, मृत्युंजय की लत बनना आसान नहीं। विवान उसकी बात सुनकर विवान को सोचने लगा। कुछ देर बाद सभी घर के सभी लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। मृत्युंजय हेड चेयर पर बैठा था और बाकी सब उसके अगल बगल में बैठे थे। सामने वाली हेड चेयर खाली थी, वह दादाजी की चेयर थी जो फिलहाल के लिए यहाँ पर मौजूद नहीं थे। वहीं माँ ही सर्वेंट की मदद से खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती है और फिर सबको सर्व करती है। जब खाना टेस्ट करते हैं तो उनके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अक्सर माही को देखते हुए कहता है, वाह माही, आपने तो कहते कहते जब उसकी नजर मृत्युंजय पर जाती है तो वो फौरन बात बदलते हुए कहता है, मेरा मतलब भाभी आपने बहुत टेस्टी खाना बनाया। तभी उसका साथ देते हुए आदित्य बोला, हाँ भाभी, खाना तो बहुत टेस्टी है, मेरा तो मन कर रहा है कि मैं आपके हाथ छू। अचानक अक्षय उसके पीठ पर मारता है और मृत्युंजय की एक तरफ इशारा करता है। मृत्युंजय की बर्फ से सदर नजर सामने थी और उसका एक हाथ टेबल पर रखा था जिसकी मुट्ठी कसकर बंद थी। आदित्य भी जबरदस्ती मुस्कुराहट के साथ कहता है, मेरा मतलब था कि मुझे ये खीर बहुत अच्छी लग रही है। माही भी उन दोनों की तरफ मुस्कुरा कर देखने लगी। तभी देवराज जी भी बोले, हाँ वाकई खाना बहुत अच्छा था। वैसे माही, आपने अपना सब कुछ क्यों बनाया? इस पर माही धीमी आवाज में बोली, जी वो चाची जी ने कहा था। माहिया की बात सुनकर शालिनी जी उसे गुस्से से घूरते हुए बोली, मैं तुम्हारी चाची नहीं और ना ही मैंने तुम्हें अपनी बहू माना, इसलिए मुझसे रिश्ते जोड़ना बंद करो। शालिनी जी की बात सुनकर माही ने अपना सिर झुका लिया। मर्तनजय ने भी कुछ नहीं कहा। जब निर्मल ने माहौल को बिगड़ते हुए देखा तो उन्होंने कहा, वैसे माहिया, तुम खाना वाकई में बहुत अच्छा बनाती हो। इस पर शालिनी बोली, अगर ऐसी बात है तो क्यों ना तीनों टाइम का खाना माही बनाए। इस पर निर्मल हैरान होकर बोली, ये क्या कर रही हो? ये क्या कह रही हो तुम? इस पर शालिनी माही को देखते हुए बोली, रिलैक्स दे माही को, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्यों है ना माही? माही जानती थी वे सब कुछ उसे परेशान करने के लिए कह रहे हैं, लेकिन फिर भी वह हाँ में सिर हिलाकर कहती है, जी मैं बना दूंगी। माही की बात सुनकर निर्मल एक गहरी सांस लेकर बोली, ठीक है, जो करना है बाद में करना, पहले हम सबके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर लो। माही उनकी तरफ है फिर जो उसे मृत्युंजय के पास से खाली चेयर पर बैठने का इशारा कर रही थी। माही उनकी बात मानकर वहां जाकर बैठ गई। इसी बीच शालिनी की तीखी नजर उस पर बनी हुई थी। खाने के बाद देवराज और बाकी सबने उसे गिफ्ट दिए। तभी निर्मल उससे बोली, माही आज आपकी पग फेरे की रस्म है तो तुम जल्दी से जाकर रेडी हो जाओ। इस पर मृत्युंजय कठोर और सख्त आवाज में बोला, वो कहीं नहीं जाएगी। माही जो थोड़ी देर पहले बहुत खुश नजर आ रही थी, वह मृत्युंजय की बात सुनकर उदास हो गई। तभी राजेंद्र जी मृत्युंजय से बोले, ये रस्म है जय। इस पर मृत्युंजय उन्हें देखते हुए उसी अंदाज में बोला, यह मेरा आखिरी फैसला है। इतना कहकर वह वहां से चला गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।